ये किसी को आवाज आ रही क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही दिन वीक भी एक साथ शुरू के हमें इस तरह से करते धीरे धीरे Yes, sir. यस सर कंटिन्यू जा रहा सर कि मोबाइल चला रही है वीडियो भी सर आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. सर प्लीज आवाज नहीं आ रही है। आपको दिल्ली पहुंच चुके हैं आप मोबाइल से बात दोनों वैसे जाएगा उसमें सर वॉइस इज नॉट कमिंग। Welcome back, friends. Please unmute yourself. अब हम अपना सेकंड सेशन बिगिन करते हैं. I hope all of you have enjoyed your cup of tea in the morning. In fact, you see, we in India are not used to long hours of lecturing. आप सब लोगों को आइडिया है कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में 50 मिनट का लेक्चर होता है, मैक्सिमम 1 आवर. आपको ये जान के हैरानी होगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, नॉर्दर्न अमेरिका, कनाडा में मैं एक सेमेस्टर पढ़ा रहा था. I was holding an India chair there. I went on behalf of Indian government. वहाँ पर सर प्लीज ऑन योर कैमरा सर प्लीज ऑन योर कैमरा अनम्यूट, वरना फिर मुझको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको म्यूट करने के लिए. सॉरी, म्यूट, अनम्यूट नहीं, म्यूट. यू हैव टू म्यूट योर माइक्रोफोन. कनाडा और अमेरिका में क्लास 3 घंटे की होती है, 3 आवर्स. जब मैं पहली क्लास कनाडा में अटोवा में 3 घंटे पढ़ाया कंटिन्यूसली, तो स्टूडेंट्स ने कहा सर देयर इज नॉर्मली ए टी ब्रेक आफ्टर 1.5 आवर्स. तो फिर हमने कहा भैया नेक्स्ट वीक से हम टी ब्रेक भी दे देंगे, सो दैट आई कैन आल्सो हैव ए कप ऑफ टी. क्योंकि जब आप बोलते हैं लेक्चर शुरू होने से पहले आप चाय नहीं पी सकते, बात पीना चाहिए. शाइस्ता खान इज रिक्वेस्टेड टू म्यूट. whether शाइस्ता खान इज लिसनिंग. क्योंकि फिर हमको मजहर साहब को कहना पड़ेगा कि अनम्यूट कर दीजिए भाई। इसीलिए हम डिसिप्लिन की बात मैडम अनम्यूट कर दीजिए। पहले आए थे तो हो गया होता।
हाँ पूछ रहे थे, मुझे बोला मतलब जी नहीं, कल भी थोड़ा 1:30 बजे आई अनम्यूट ही नहीं कर रहे। लखनऊ से। मजहर साहब, हेलो। अरे शाइस्ता मैडम अनम्यूट कर दीजिए, सर बोल रहे हैं। एक शाइस्ता खान है, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ, सबके बंद कर दीजिए या बाहर कर दीजिए, एक्सपेल फ्रॉम द क्लास। देखिए, आप सब लोगों को छुट्टी मिली हुई है, लीव, यू आर ऑन ड्यूटी लीव, यू शुड बी वेरी सीरियस। कोई भी काम आप सीरियसली करेंगे तो यू विल बी बेनिफिटेड। What I was telling you was that in the United States of America, one class is for 3 hours. Continuously you have to speak. And the course content, that is syllabus or curriculum, is designed date-wise. इस डेट पे ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इस डेट पे ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इस डेट पे ये टॉपिक पढ़ाएंगे। Not like in India. हम इंडिया में इंडिकेट नहीं करते हैं। अभी भी शाइस्ता खान हाथ से बना ले। Okay, I have muted her mic. 3 घंटे की जब क्लास होती है तो टीचर पहले ही रीडिंग्स देते हैं। रीडिंग्स आर गिवन, रीडिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यू हैव टू रीड। In England, every class of undergraduate and postgraduate classes are for 2 hours. I did मास्टर्स कोर्स इन इंग्लैंड। हमने LLM किया वहां से, इंग्लैंड से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में। I was the only student in my group who had no LLB. Even then I was given special admission on a British government scholarship. So there the classes used to be for 2 hours. 1.5 hours teacher will speak, and last 30 minutes students will participate, react, give counter arguments to what was discussed in the class. देखिए, नॉलेज कैसे ग्रो होता है? नॉलेज ग्रो होता है थ्रू ए डायलेक्टिकल प्रोसेस। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। कार्ल मार्क्स की जब थ्योरी कम्युनिज्म मार्क्सिज्म पढ़ते हैं तो ये डायलेक्टिकल प्रोसेस का जिक्र होता है। थेसिस मीन्स यू से समथिंग, जितने लोग सुन रहे हैं वो आपको, कुछ लोग उसमें अपोज करेंगे। एंटीथेसिस, क्योंकि जो ट्रुथ है, जो फैक्ट है, उसके कई डायमेंशंस हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं, कई फैसेट्स हैं। Our human mind cannot comprehend all the facets, all the dimensions of that truth. आपने अपनी पंचतंत्रा में ये कहानी सुनी होगी, एक हाथी और 6 ब्लाइंड मैन, 1 elephant and 6 blind men। एक जो उनको कहा जाता, भाई हाथी को पकड़ के बताओ कैसा है, डिस्क्राइब करो। जो पैर पकड़ता है वो कहता है साहब ये पेड़ के जैसे है। जो बंदा सूंड पकड़ता है, ट्रंक, वो कहता है साहब ये स्नेक का जैसा है। जो उसकी पीठ पकड़ता है वो कहता है साहब ये दीवार के जैसे है। एवरीवन वाज राइट इन देयर ओन वे। जब आप 6 लोगों के डिस्क्रिप्शन को कंबाइन करेंगे तो आपको हाथी का पिक्चर एमर्ज होगा। You see, that is how the knowledge grows. You will come nearer to the truth only when you debate and discuss. पार्लियामेंट किस लिए होती है? अगर एक आदमी अगर फैसला लेता, जैसा एक आदमी ने फैसला ले लिया कि साहब डिमोनेटाइजेशन होगा, 500 का नोट, 1000 का नोट, कितना नुकसान हो गया देश को। Because it was never discussed in the parliament, it was never discussed in the cabinet. तो कैबिनेट किस लिए होती है? क्योंकि one man can err. If the same matter is discussed and a conclusion is arrived at,
10 पीपल, 20 पीपल, 550 लोग हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, 250 राज्यसभा में है। जब सब लोग डिबेट डिस्कशन के बाद फैसला लेंगे तो रैशनल होगा, सही फैसला होगा, सारे व्यू पॉइंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट होंगे। दैट इज हाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टू बी रिजॉल्व्ड। फ्रेंड्स, वी हैव द 10 मॉड्यूल्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, मैं एकेडमिक इंटीग्रिटी तक आया था। 8th मॉड्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a kind of legal document which tells us what kind of India has to be built after independence. इंडिपेंडेंस के बाद हमको किस तरह का इंडिया बनाना है। इंडिया इंक्लूसिव होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, जेंडर जस्टिस होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्टेट हैज टू बी सेक्युलर, यू शुड नॉट, रिलीजन शुड बी योर पर्सनल मैटर, स्टेट हैज टू बी सोशलिस्ट, गरीब लोगों की भी इश्यूज को डिस्कस करें, उनके इश्यूज को सॉल्व करें। अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। More than 400 articles are there. Sometimes we satirically say कि भैया ये burden on earth है, ये दुनिया पे बोझ है Constitution of India. Why 400 articles? Look at the American Constitution. Only 7 articles are there in American Constitution. 10 पेज में American Constitution है, इंडिया का Constitution 300 पेज का है. If you just read the table of contents, फर्स्ट 10 पेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में आपको समझ में आएगा। प्रीएम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना, प्रीफेस, उसमें आपको आइडिया आएगा कि किस तरह का इंडिया हमको बनाना है। सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिकन। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट हैज टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स, ग्रुप राइट्स, जेंडर जस्टिस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे हमको देने पड़ेंगे लोगों को। यू सी हाउ दिस आइडिया ऑफ राइट्स हैज इवॉल्व्ड। आइडिया ऑफ राइट्स इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये मत सोचिए कि भाई ह्यूमन राइट्स, राइट्स ऑफ आइडियाज, ड्यूटीज ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए 1950 से हमको पता चला। नो, लुक एट एंशिएंट हिस्ट्री। अशोका के पीरियड में जाएं आप, कालिंगा वार के बाद अशोका द ग्रेट, व्हाट ही डिड वाज he introduced the policy of religious tolerance, freedom of religion. उनके कई ऑर्डर्स होते थे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, एडिक्ट्स, अशोकाज एडिक्ट्स कहते हैं उसको, पत्थर पे लिख के वो ऑर्डर लिखा जाता था। एडिक्ट 12 बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें लिखा गया है प्लीज रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स, बाय डूइंग सो you will guarantee that your religion will be respected. देखिए, अशोका द ग्रेट कह रहे हैं, अशोका द ग्रेट actually changed his religion. From Hindu he became Buddhist, because Buddhism believes in egalitarian system, gender justice. आपने देखा होगा कि बुद्धिस्ट रिलीजन में फीमेल्स को अभी रोल है, फीमेल्स कैन बिकम प्रीस्ट्स like nuns. Buddhism does not believe in caste system. ये आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स कहां से आया? रिलीजन से आया। सारे रिलीजन्स, ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वेदर इट इज क्रिश्चियनिटी, 10 कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट्स में कहा गया है डोंट स्टील, राइट टू प्रॉपर्टी, डोंट किल अदर्स,
right to life. You know, the idea of rights is a multidisciplinary concept. Religions have contributed, social movements have contributed, social movements like or revolutions, for example, revolutions. French Revolution आपने सुना 1789. अगर आप कभी फ्रांस जाएं तो आईफल टावर देखिए, जो 100 इयर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के हो गए थे, तो उसकी मेमोरी में बनाया गया था आफ्टर 100 इयर्स आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. 1789 में रेवोल्यूशन आया, 1879 में आईफल टावर बना. 1989 में 200 साल हो गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के. एट दैट टाइम आई वाज I was in Europe, I was in France, I was in Paris. I participated in the celebration. I was lucky because I was a student in England, so I had gone to to see the celebrations of 200 years of French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंसेप्ट आए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. ये तीनों कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. देखिए, 3 तरह के राइट्स होते हैं. राइट्स, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, 3 प्रकार के होते हैं. और इसकी कई थ्योरीज हैं. एक तो हमने बताया रिलीजन से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अनदर सोर्स ऑफ राइट्स, एक्ट्स पास बाय द पार्लियामेंट इज अनदर सोर्स ऑफ राइट्स. जैसा 2009 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू अटेंड स्कूल बिटवीन 6 and 14 years of एज. और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार हम सब लोगों पे टैक्स लगाती है. एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन हैज टू बी फ्री, गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मनी. लेकिन हमारी सरकार बड़ी चालाक है, वो हम जनता से पैसे लेती है. अरे भैया, अगर जनता से ही पैसे लेके पढ़ाना था तो ये तो 1947 में आ जाना चाहिए था. दिस आइडिया शुड हैव कम इन 1947. Right to education is one of the fundamental rights. Earlier, right to education was not a fundamental right before the Constitution of India was amended. 3 तरह के राइट्स होते हैं. एक होते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. दूसरी कैटेगरी होती है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स. थर्ड कैटेगरी ऑफ राइट्स होते हैं ग्रुप राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स और सॉलिडेरिटी राइट्स. उनको अफ्रीका में सॉलिडेरिटी राइट्स कहते हैं, क्योंकि अफ्रीका में अलग कंसेप्ट है. रेवोल्यूशंस आए, कई जगह रेवोल्यूशंस आए. इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, बिल ऑफ राइट्स आया, मैग्ना कार्टा आया. ये सारे एक्टिविटीज, सारे वर्ल्ड के सारे एक्टिविटीज मिलके एक आइडिया ऑफ राइट्स का जन्म हुआ. पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी दुनिया के लीडर्स ने सोचा कि भाई सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सरकार करती है, पुलिस करती है, आर्मी करती है, तो इनके पावर्स कम किए जाएं और इंडिविजुअल्स को पावर्स दिए जाएं, इंडिविजुअल को राइट्स दिए जाएं. अगर मैसिव वायलेशन ऑफ राइट्स होगा तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डिस्टर्ब होगी. जैसा 1940 और 45 के बीच में हुआ हिटलर की पॉलिसीज की वजह से. हिटलर की पॉलिसी क्या थी? जर्मन रेस इज सुपीरियर, नॉर्डिक रेस इज सुपीरियर, ऑल अदर रेसेस आर इंफीरियर, दे नीड टू बी एलिमिनेटेड. तो उन्होंने जर्मनी में ज्यूज को मारना शुरू कर दिया. 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया, जेनोसाइड किया, कत्लेआम किया. तो फिर वर्ल्ड के लीडर्स जब बैठे, यूनाइटेड नेशंस बना, तो एक डॉक्यूमेंट बना जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स.
घोषणा पत्र, यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ घोषणा पत्र 1948 में आया 10 दिसंबर को। इसीलिए हम पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। वो 30 आर्टिकल का डॉक्यूमेंट है, 1800 वर्ड्स हैं उसमें, और वो दुनिया का पहला डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स का, दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स का डॉक्यूमेंट। अदरवाइज ह्यूमन राइट्स के डॉक्यूमेंट जो आते थे वो नेशनल लेवल पे होते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक डॉक्यूमेंट आया, वहां की असेंबली ने एक डॉक्यूमेंट पास किया पेरिस में, उसका नाम था फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। देखिए, राइट्स दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं? मैन को, वुमन को नहीं। 1789 के बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ह्यूमन राइट सिर्फ मर्दों को थे, औरतों को नहीं थे, और सिर्फ सिटीजन्स को थे, नॉन सिटीजन्स को नहीं थे। अब वो कंसेप्ट चेंज हो गया। नाउ एवरीबडी इज हैविंग ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स हैज बिकम यूनिवर्सल नाउ। यूनिवर्सल मतलब एवरीबडी इज एंटाइटल्ड फॉर राइट्स, irrespective of caste, color, creed, religion, sex, nationality, social status, educational status। पहले क्या था? राइट टू वोट्स कुछ गिने चुने लोगों को था, प्रॉपर्टीड लोगों को था, एजुकेटेड लोगों को था। नाउ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आ गया। जो पहली कैटेगरी के राइट्स हैं, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मेंशन्ड है, ये डॉक्यूमेंट आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये दुनिया का पहला डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 555 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है। वर्ल्ड के 555 दिस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अवेलेबल इन 555 ट्रांसलेशंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको बंगाली लेना है, गुजराती लेना है, तमिल वर्जन लेना है, असमीज वर्जन लेना है, तो आप सिंपली गूगल सर्च में डाल दीजिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन असमीज, इन मराठी, इन गुजराती, आपको डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यू क्लिक, you get the copy and you can download, you can read it। 1948 में आया। 1948 में ऑलरेडी न्यू दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्टिंग चल रहा था। देयर वाज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट ऑन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा आपको कि भाई 3 तरह के राइट्स होते हैं। एक होते हैं सिविल राइट्स। Civil rights are those rights which are concerned with your own personality, like right to life, freedom from slavery, nobody should be held as slave, कोई गुलाम, किसी को गुलाम ना समझे। आजकल तो गुलामी खत्म हो गई, लेकिन इंडिया में अभी भी आप बंधुआ मजदूर नाम सुना होगा। बंधुआ मजदूर इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ स्लेवरी। फोर्स्ड लेबर is a child labor is nothing but a kind of slavery। freedom from slavery, freedom from torture, freedom of religion, everybody should be treated equal, nobody should be discriminated on any ground, everybody should have a right to approach a court। अगर उनके राइट्स वायलेट होते हैं तो भैया वो कोर्ट को जा सकते हैं। इस तरह के कई राइट्स, सिविल राइट्स एमर्ज हुए। उसके बाद फिर पॉलिटिकल राइट्स आए, सिविल एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल राइट्स मींस टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, टू राइट टू कास्ट ए वोट, राइट टू वोट। ये सारे राइट्स, सम ऑफ दीज राइट्स आर इनहेरेंट, फंडामेंटली दे आर फंडामेंटल, दे आर इनहेरेंट। अगर वो राइट्स नहीं है तो फिर आपको हम ह्यूमन बीइंग नहीं कह सकते। ह्यूमन बीइंग्स कैन बी कॉल्ड एज एनिमल्स इफ दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल। और ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है ना, इसको हम कहते हैं नेगेटिव राइट्स। नेगेटिव मीन्स डोंट किल अदर्स, डोंट डिनाई प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स,
don't torture somebody, don't discriminate, don't make somebody slave. It means आपके पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं, इनको इंप्लीमेंट करने में कोई पैसों की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनको नेगेटिव राइट्स कहते हैं. इमीडिएटली दीज राइट्स कैन बी इंप्लीमेंटेड. लेकिन कुछ राइट्स हैं जो सेकंड कैटेगरी ऑफ राइट्स हैं, जिनको हम इकोनॉमिक राइट्स कहते हैं, सोशल राइट्स कहते हैं, कल्चरल राइट्स कहते हैं. उसका इंप्लीमेंटेशन के लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए. मैंने आपको एग्जांपल दिया था राइट टू एजुकेशन. सारे लोगों को एजुकेट करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, टेक्स्ट बुक्स बनाने पड़ेंगे, फ्री टेक्स्ट बुक्स देने पड़ेंगे, यूनिफॉर्म देना पड़ेगा, टीचर्स की सैलरी देनी पड़ेगी. बिग जॉब. Because those are known as positive rights. Let me explain by illustration some examples how important are civil and political rights. जैसा राइट टू लाइफ है, ये सैक्रोसैंक्ट है, मुकद्दस, होली. Nobody can deny this right to anybody except through due process of law. अगर किसी ने मर्डर किया तो आप उसको फांसी की सजा दे सकते हैं. But you should not kill others, because life is given by nature, by God. Only God has got right to take away your life. किसी का मर्डर करके हम गॉड के कंप्यूटर को डिस्टर्ब ना करें. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहेंगे समाज में क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा. एक बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एक इंसिडेंट को नोट किया. एक बंदा wanted to commit suicide. That is, he is not killing others, he wants to kill himself. Right to die अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है एक्सेप्ट इन 2 countries, that is नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम. इसको हम यूथनेसिया कहते हैं. राइट टू डाई ये अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं है. मर्सी किलिंग वगैरह का कंसेप्ट आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल कल्चर्स, ऑल रिलीजन्स, ऑल लीगल सिस्टम्स, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स. एक बंदा प्रॉब्लम में था, लाइफ में फ्रस्ट्रेट था. He wanted to commit suicide. Those who want to commit suicide, they should make sure that they die. अगर वो मरे नहीं, अगर कामयाब नहीं हुए सुसाइड में, तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, अटेम्प्ट टू सुसाइड केस लगेगा. ये होता था इंडिया में. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनके ऊपर केस ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो लाइफ को लाइफ में फंसा हुआ है. अगर वो कामयाब हो जाता सुसाइड करने में, उसके ऊपर कोई केस नहीं होता. दैट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड नाउ. तो एक बंदा ने सोचा कि भाई मैं सुसाइड कर लूं. अब सुसाइड करने के कई तरीके हैं. आइदर यू कैन टेक पॉइजन, और यू कैन, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो समुद्र में कूद जाइए, नाले में कूद जाइए, नदी में कूद जाइए, मर जाएंगे. या रेलवे ट्रैक पे सो जाइए, ट्रेन आके चली जाएगी और आप मर जाएंगे. इस बंदे ने सोचा कि भैया ऐसा करते हैं, हम एक 10 माले की बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं और 10 माले की बिल्डिंग से हम जंप लगाते हैं नीचे ग्राउंड पर, तो मरना तो गारंटी है. उन्होंने सोचा कि भाई मरना तो गारंटी है. तो वो चले गए, 10th फ्लोर पे चले गए, वहां से जंप लगाया. जंप लगाया तो नतीजा जो हुआ वो आपके होश उड़ा देंगे. When his body was coming down from 10th floor, नीचे रोड पे कोई बंदा चल रहा था, पैदल चल रहा था, उसके ऊपर धड़ाम से गिर गया. नतीजा ये हो गया है, नीचे वाला मर गया और ऊपर वाला बच गया. This is not a joke, it has actually happened. ऐसे होता है. You should make sure, या तो रात में गिरता है भैया कि नीचे कोई पैदल ना चल रहा हो. You have to make sure that you are successful in committing suicide. Right to life is such an important right. This right cannot be denied to anybody.
अब मैं आपको राइट टू इक्वालिटी की बात करता हूं। राइट टू इक्वालिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमारे पिताजी थे सुभाष चंद्र बोस, इनको माँ बाप ने इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए क्योंकि आईसीएस करना चाहते थे। आईसीएस मतलब आजकल का आईएएस, इंडियन सिविल सर्विस। उसकी एग्जाम लंदन में होती थी, आजकल न्यू दिल्ली में होती है। पहले आजादी से पहले इसकी एग्जामिनेशन लंदन में होती थी, तो आपको लंदन जाना पड़ेगा, वहां पढ़ना पड़ेगा, वहां एग्जाम देना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस चले गए, एग्जाम दिया और पास हो गए, क्लियर किया, रिटन टेस्ट पास हो गए, इंटरव्यू में चले गए। इंटरव्यू में सवाल पूछे गए उनको, यू नो समटाइम्स इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स sometimes they ask very casually, they ask some unimportant questions or you may call them as stupid questions. सुभाष चंद्र को सवाल पूछा गया कि भाई सुभाष चंद्र बोस ये बताइए व्हाट इज योर हाइट। ऐसा सवाल कहीं पूछा नहीं जाता है, आपकी लंबाई कितनी है। सुभाष चंद्र बोस वेरी इंटेलिजेंट, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन कि भाई मैं 5 feet 2 inches, बंगालीज थोड़ा शॉर्ट होते हैं, देखा होगा आपने। बंगालीज आर नॉट वेरी टॉल लाइक हरियाणवीज और पंजाबीज, वो थोड़े छोटे कद के होते हैं। प्रणब दादा को देखा होगा आपने, प्रणब मुखर्जी। तो उनको सिंपली जवाब देना था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन he asked a counter question, sir you want to know my height in India or in England। देखिए सवाल कैसा है, सर क्या आप मेरी हाइट इंडिया में जानना चाहते हैं या इंग्लैंड में जानना है। द मेंबर बिकेम वेरी aggressive, angry. What do you mean by this? He said, sir, India is a slave country. मैं वहां झुक के चलता हूँ, गर्दन नीचे करके चलता हूँ, तो मेरी हाइट जो है आधा इंच कम है इंडिया। इंग्लैंड इज ए फ्री कंट्री, मैं सीना तान के चलता हूँ लंदन में, तो मैं यहाँ पे मेरा आधा इंच बढ़ गया। दैट इज हाउ ही व्यूड इक्वालिटी। इक्वालिटी को इस तरह से इन्होंने सोचा। एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे इंडस्ट्रियलिस्ट, जमशेदजी टाटा। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एयर इंडिया फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बॉम्बे और बॉम्बे टू न्यू दिल्ली। जमशेदजी टाटा, बॉम्बे में एक ताजमहल होटल है, देखा होगा आपने। देयर इज ए 5 स्टार होटल, ताजमहल होटल। वो कैसे बना, हाउ इट वाज कंस्ट्रक्टेड, ताजमहल होटल। वन डे टाटा वेंट विथ हिज फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स फॉर ए लंच और डिनर टू ए होटल, उसका नाम था इंपीरियल होटल। वो इंपीरियल होटल चले गए, गार्ड ने रोका गेट पे, कहा कि सर यू कैन नॉट एंटर दिस होटल। उन्होंने पूछा क्यों, व्हाई? सर दिस होटल इज ओनली फॉर यूरोपियंस। ये होटल सिर्फ गोरों के लिए है, गोरी चमड़ी वालों के लिए, इंडियंस के लिए नहीं है, ब्राउन लोगों के लिए नहीं है, ब्लैक लोगों के लिए नहीं है। वो नाराज हो गए बेचारे, घर आके सोचा कि यार मैं एक ऐसा होटल बनाता हूँ, 5 स्टार होटल, जिसमें एवरीबडी विल बी allowed to visit, have dinner, lunch. That is how he constructed Taj Hotel, and that is the meaning of equality. No racial discrimination should be there. That is what equality means. That is why this is very important. मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। एक अलुमनाई थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये रामपुर के थे। बॉम्बे में आपको मौलाना मोहम्मद अली रोड मिलेगा। ही वाज आल्सो कांग्रेस प्रेसिडेंट, ही वाज फ्रेंड ऑफ गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। गांधी जी के साथ उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में काम किया था। दिस मौलाना, दिस मोहम्मद अली यूज्ड टू से, अली ब्रदर्स थे, एक ब्रदर का नाम था मौलाना मोहम्मद अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। ही यूज्ड टू ऑलवेज थिंक, भाई अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं इंडिया में मर जाऊं
so I should not be buried in India, because India is a slave country. If I die in London, I should not be buried in London or in England, because England is a colonizer. India is the colony of England, and England has colonized India. Ab incidentally, he died in 1937 in London while attending second round table conference. अब उनके दोस्तों ने सोचा, यार मौलाना ने तो बताया था कि भाई इंडिया में मरूं तो इंडिया में ना दफनाएं, इंग्लैंड में मरूं तो इंग्लैंड में ना दफनाएं, क्या किया जाए? तो his friends took a decision that he should be buried in Palestine, in Jerusalem in 1937, and they took the permission of ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में इंडिपेंडेंट ट्रस्ट टेरिटरी था, नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी था अंडर लीग ऑफ नेशंस. तो द मौलाना's grave is in Jerusalem. That is how he understood equality means. अब जब हम जॉब के लिए जाते हैं, जॉब, when you apply for a job, all persons should be treated equal for getting government service. लेकिन आपको पता है अमेरिका में क्या होता था? अमेरिका में एक सिस्टम था जिसका नाम है वास्प, WASP. W मीन्स व्हाइट, AS मीन्स एंग्लो सेक्शन, P मीन्स प्रोटेस्टेंट. सरकारी जॉब सिर्फ एंग्लो सेक्शंस को मिलता था, व्हाइट लोगों को मिलता था, प्रोटेस्टेंट को मिलता था, कैथोलिक्स को नहीं मिलता था, ब्लैक्स को नहीं मिलता था, वुमेन को नहीं मिलता था. You know, this kind of discrimination prevailed. और जैसा हम यूपीएससी का एग्जामिनेशन करवा के आपको जॉब देते हैं, there was no UPSC kind of organization in United States of America till 1881. 1881 में एक बड़ा इंसिडेंट हो गया. क्या हुआ? वहां का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, प्रेसिडेंट गारफील्ड उसका नाम था. That Garfield was assassinated, killed. देखिए अमेरिका में कोई राइट आपके पास है या नहीं है, एक राइट सबके पास है, वो है राइट टू हैव ए गन. अमेरिका में आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं या नहीं है, लेकिन एक राइट सबके पास है, दैट इज राइट टू हैव ए गन. एवरीबडी हैज ए गन देयर. बार बार आपने देखा होगा शूटिंग्स होते रहते हैं, कई लोग मारे जाते हैं. तो एक व्यक्ति जो व्हाइट नहीं था, गोरा नहीं था, एंग्लो सेक्शन नहीं था. एंग्लो सेक्शन मीन्स दोज हु केम टू अमेरिका, माइग्रेटेड टू अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड, एंड दोज हु आर हु इज नॉट ए प्रोटेस्टेंट, क्योंकि इंग्लैंड पूरा प्रोटेस्टेंट हो गया. कैथोलिक्स को जॉब नहीं मिलता था, जॉब सिफारिश के बेसिस पे मिलता था, रिकमेंडेशन, सिफारिश. तो एक व्यक्ति के पास सारे क्वालिफिकेशन थे, उन्होंने कहा कि भैया मुझे तो कोई जॉब ही नहीं मिल रहा है, चलो मैं कुछ करता हूं. उसने गन अपना निकाला और अमेरिकन प्रेसिडेंट पे गोली मार दी. 1881 सिक्योरिटी नहीं थी उतनी. आजकल तो बुलेट प्रूफ की गाड़ी में अमेरिकन प्रेसिडेंट जाता है. जॉन एफ कैनेडी 1968 में जब असैसिनेशन हो गया, वो भी ओपन जीप में जा रहे थे. उसके बाद से वहां पे सिक्योरिटी चेंज हो गई. उसको पकड़ा कि भैया क्यों मारा आपने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को क्यों मारा? उन्होंने कहा साहब मुझे जॉब नहीं मिल रहा है. क्योंकि अमेरिका में जो सिस्टम था हायरिंग एंड फायरिंग का था. हायरिंग एंड फायरिंग मतलब देयर आर टू पॉलिटिकल पार्टीज इन अमेरिका, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी. अगर डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन जीतती है 4 साल के लिए, सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स को जाएंगे, सपोर्टर्स को जाएंगे. 4 साल के बाद फिर इलेक्शन हो गया, डेमोक्रेटिक पार्टी हार गई, रिपब्लिकन पार्टी आ गई. तो रिपब्लिकन पार्टी पहले के एम्प्लॉइज को डिसमिस करेगी, नए से फिर एम्प्लॉइज अपॉइंट होंगे जो रिपब्लिकन पार्टी के सिंपथाइजर्स हैं. दैट इज हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग केम. ये हायरिंग एंड फायरिंग सिस्टम बंद हो गया 1881 में, जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को गोली मार दी गई और वो मर गया. फिर यूपीएससी के जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन आया जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करके क्वालिफाइड लोगों को
मेरिट के बेसिस पे जॉब देना शुरू हो गया। दैट इज हाउ यू नो दीज राइट्स आर इनहेरेंट, फंडामेंटल, यूनिवर्सल, इनएलिएनेबल। दीज राइट्स आर इनएलिएनेबल। इनएलिएनेबल मतलब आपके राइट्स किसी और को ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे आपकी सैलरी आपको मिलेगी, आपकी वाइफ को नहीं मिलेगी, आपके भाई को नहीं मिलेगी, वैसे ही ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल। दैट इज राइट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, you only have to enjoy your rights. Rights are interdependent also. Rights are not absolute. Rights are interdependent. मेरा जो राइट टू स्पीक है ये 12:15 पे खत्म हो जाएगा, एंड जब आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आई हैव टू you will be exercising your right to speech and I have to listen. It is my duty to listen to your question and answer your question. That is why it is said that rights have limitation. डॉक्टर कुलदीप सर का माइक म्यूट कीजिए सर, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। Are also having corresponding duties. तो ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, नो टॉर्चर, presumption of innocence till proved guilty, freedom of residence and movement। आपको ये हक है कि भाई आप इंडिया में कहीं भी रहें, वर्ल्ड में कहीं भी रहें। राइट टू लीव योर कंट्री एंड कम बैक टू योर कंट्री, राइट टू नेशनैलिटी, राइट टू मैरी एंड फाउंड ए फैमिली। दीज आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स। Please mute your system. Freedom of thought, conscience, freedom of speech, political participation, ये सारे जो हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो एक दूसरी कैटेगरी ऑफ राइट्स एमर्ज होते हैं 1917 के बाद में। 1917 में एक रेवोल्यूशन आया रशिया में, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया। वर्कर्स और यू कैन से प्रोलेटारिएट ब्रॉट ए रेवोल्यूशन, ओवरथ्रू कैपिटलिज्म एंड एस्टैब्लिश्ड सोशलिस्ट गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि भैया राइट, सोशल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। देखिए सारे राइट्स में एक 3 राइट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। राइट टू फूड, राइट टू हाउसिंग एंड राइट टू क्लोथिंग। रोटी, कपड़ा, बेसिक नीड्स, दीज आर बेसिक नीड्स। अगर आपको ये 3 बेसिक नीड्स नहीं है, राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का कोई मीनिंग नहीं है। तो सोशलिस्ट ब्रॉट सेकंड जनरेशन ऑफ राइट्स, पॉजिटिव राइट्स, सोशल राइट्स, जिसमें राइट टू वर्क है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू फेयर वेजेस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। ये बहुत ही एक्सपेंसिव राइट्स हैं। राइट टू हेल्थ देने के लिए हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, राइट टू एजुकेशन देने के लिए स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। These are positive rights. Governments have to spend a lot of money on giving these rights. So these rights, socio-economic rights, capitalist countries, Western democracies did not accept. Only socialist states implemented them. They gave them priority to these rights. In fact, जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ 1991 में, आपको ये जानकर सरप्राइज होंगे आप, 80% पीपल इन सोवियत यूनियन और फॉर्मर रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन वेर लिविंग इन हाउसेस कंस्ट्रक्टेड एंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। 80% लोग सरकारी मकान में रह रहे हैं। बताइए, एजुकेशन सबको फ्री है, हेल्थ सबको फ्री है, आना, राइट टू वर्क सबको फ्री है, राइट टू वर्क गारंटीड है। आजकल तो अनएम्प्लॉयमेंट आप सब तरफ देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में देख रहे हैं।
फॉर्मर सोवियत यूनियन में एवरीबडी वाज गिवन ए जॉब फ्रॉम 1917 to 1991 based on your qualification. According to your qualification, some work was given. If state was not able to give you work, unemployment bonus in the name of social security was given. ये सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट इतना फेमस हो गया कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने भी इसको अडॉप्ट किया, इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया। अब बताइए, इंग्लैंड जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज का बादशाह है, एक मेरे दोस्त थे, ही वाज ए पाकिस्तानी, ही केम टू इंग्लैंड इन 1970s। वो पेशे से वकील थे और जर्नलिस्ट भी थे। ही कुड नॉट गेट ए प्रॉपर जॉब इन इंग्लैंड इन 1970s। ही वांटेड टू गो बैक टू पाकिस्तान। दोस्तों ने कहा, यार क्यों जा रहे हैं आप, पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, लंदन में रहो, इंग्लैंड में रहो। उन्होंने कहा, साहब मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इफ यू डू नॉट हैव जॉब, इफ यू डू नॉट हैव हाउस, नो प्रॉब्लम, यू कैन अप्लाई फॉर सोशल सिक्योरिटी। फ्रेंड्स ने कहा, सोशल सिक्योरिटी को अप्लाई करो, अनएम्प्लॉयमेंट बोनस। तो उन्होंने एक फॉर्म लाए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए एप्लीकेशन भेज दी। 15 दिन के बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में साहब गए, हमारे दोस्त गए, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स को इम्प्रेस करने के लिए डेलिबरेटली पुराने कपड़े पहन के गए और जूते ऐसे पहने जिसमें एक पैर के जूते में होल था। होल मतलब घिसा होता है ना, जब जूता घिस जाता है। शूज when are torn out or worn out get a hole in your नीचे, पैर के नीचे जो है वो होल हो गया था, वो पहन के गए। इंटरव्यू में जाके बैठे, क्वेश्चंस वगैरह पूछे, सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया और ऐसा क्रॉस लेग बैठे। क्रॉस लेग, आप जैसे एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं, वैसा क्रॉस लेग बैठे ताकि जूतों का होल मेंबर्स को नजर आए और वो उनका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अप्रूव करें। इंटरव्यू दे के घर आ गए। 15 दिन के बाद उनके पास लेटर आया। लेटर में लिखा था, मिस्टर असलम, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैज बीन अप्रूव्ड एंड यू विल बी गिवन house at a concessional rate, and please find enclosed a check of so and so pounds as this month's social security allowance. Full stop. Next paragraph. Please find another check of so and so pounds and please buy new shoes. देखिए कितना ऑफिसर्स कितने सेंसिटिव हैं। The social security officers, look at the governance. How serious are the bureaucrats in England? How responsible they are? What is the level of welfare measures introduced by the British government for the people living in England? Not only for the citizens. Mr. Aslam was not a citizen at that time. He was a Pakistani citizen. Later he acquired dual nationality. इंडियन गवर्नमेंट आज भी हमको अलाउ नहीं करता है कि भैया आप सेकंड सिटीजनशिप ले लें। दुनिया के कई कंट्रीज सेकंड सिटीजनशिप की परमिशन दे दिया। आजकल जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स हैव टू बी गिवन टू ऑल दोज हु आर विद इन योर जुरिस्डिक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर सिटीजन और नॉन सिटीजन्स। ये कंसेप्ट है। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, cultural rights, participate in your cultural activities, music, festivals, religious festivals, cultural festivals. जैसा एक आसाम में बिहू होता है, बिहू, हार्वेस्ट का सीजन। people enjoy, people from every community irrespective of their religion, they enjoy the cultural activities. Culture also is very important. You have to follow and enjoy and participate in the cultural activities. The socio-economic and
cultural rights emerged after 1917 socialist revolution in former सोवियत यूनियन. अब सोवियत यूनियन में वहां पे कम्युनिज्म खत्म हो गया. 1970 से एक थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स आए, थर्ड कैटेगरी ऑफ राइट्स, थर्ड काइंड ऑफ राइट्स, तीसरी तरह के राइट्स. वो राइट्स क्या हैं? दे आर नोन एज सॉलिडारिटी राइट्स, दे आर नोन एज ग्रुप राइट्स, कलेक्टिव राइट्स. जैसे माइनॉरिटी राइट्स, कभी कभी आप कहते हैं भाई माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी एज ए ग्रुप, चिल्ड्रन एज ए ग्रुप, चिल्ड्रंस राइट्स, वुमेन एज ए ग्रुप, वुमेन्स राइट्स, दलित्स एज ए ग्रुप, दलित राइट्स, ट्राइबल्स एज ए ग्रुप, ट्राइबल राइट्स, ग्रुप राइट्स. ये कंसेप्ट 1970s के बाद में आया. जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के स्टेट्स थे अफ्रीका और एशिया में, उन्होंने कहा कि भाई ये ग्रुप राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पहले जो दो कैटेगरी ऑफ राइट्स हमने डिस्कस किए वो इंडिविजुअल राइट्स हैं. दे आर गिवन टू यू एज एन इंडिविजुअल, बट देयर आर सर्टेन राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी एंजॉयड ओनली इन along with co-religionists. आप उस रिलीजन में, उस रिलीजन के फेस्टिवल को पार्टिसिपेट करके एंजॉय कर सकते हैं, इंडिविजुअली एंजॉय नहीं कर सकते. म्यूजिक, ड्रामा, फिल्म्स आर रिप्रेजेंटिंग द कल्चरल वैल्यूज, द रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स. जितना फेमस इंडिया में रामायण सीरीज हो गया, टीवी सीरियल, उतना फेमस कोई भी सीरियल नहीं हुआ. टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू हैड आल्सो बिकम वेरी पॉपुलर. एक बार ऐसा हुआ कि 9 बजे संडे को लोग अपना टीवी के सामने जाके बैठ जाते थे, रामायण आ रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग सीरियल. उसके डायलॉग राही मासूम रजा ने लिखे थे. He was an Algerian. He was a former student and teacher of Aligarh Muslim University. Rahi Masoom Raza. He was a poet. He was a writer. He was a script writer. कई एक और डायरेक्टर थे K.A. Abbas, Khwaja Ahmad Abbas. He also became very famous director. He gave first chance to Amitabh Bachchan in his film Saath Hindustani. He was an Algerian. He was a product of Aligarh Muslim University. These group rights are very important. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. 1972 में इंग्लैंड में एक कानून पास हो गया. 1972. The rule was every person who is riding two-wheeler and the pillion rider also should wear helmet. ये कानून आया कि भाई 72 में ये कानून आया इंग्लैंड में, तो वो लोग जो टू व्हीलर चला रहे हैं वो अपने सर पे हेलमेट लगाएंगे फॉर देयर ओन सेफ्टी. अगर एक्सीडेंट होगा तो हेड इंजरी नहीं होगी और आपकी जान नहीं जाएगी. सब लोगों ने कहा भैया ठीक है, बहुत अच्छा रूल है, हम सब फॉलो करेंगे. एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप ने कहा भैया हम ये फॉलो नहीं करेंगे. आपको पता होगा कि इंग्लैंड में सरदार जी बहुत हैं, सिख कम्युनिटी. सरदारों ने कहा कि भैया हम ये फॉलो नहीं कर सकते हैं. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि साहब आपको फाइन देना पड़ेगा. उन्होंने कहा नो बात, नो प्रॉब्लम, वी विल गिव यू फाइन बट वी विल नॉट वेयर हेलमेट. तो एक इंटेलिजेंट सरदार ने आर्गुमेंट दिया कि भैया हमने ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए, सरदार लोग ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए ब्रिटिश एम्पायर के लिए 2 विश्व युद्ध जीते बगैर हेलमेट पहने हुए.
तो हम हेलमेट नहीं पहन सकते हैं, हमें आज क्यों जरूरत है? बिकॉज यू सी दे हैव देयर पगड़ी. सिखिज्म हैज 5 प्रिंसिपल्स, 5 केस. आप केस नहीं काटेंगे, बाल नहीं काटते हैं. पगड़ी बांधना, कच्छा, कंघा, कड़ा, these are 5 Ks. 6 advanced an argument that it is a violation of freedom of religion if we are forced to wear helmet. तो finally उन्होंने उनको exemption दिया गया. These are the group rights, collective rights. एक और केस आया था इंग्लैंड में, गे न्यूज केस. किसी पोएट ने जीसस क्राइस्ट को होमोसेक्सुअल बताया, उसके खिलाफ एक्शन हुआ, उसको अरेस्ट किया गया, उसके पब्लिशर की सारी कापियां छीन ली गई, प्रोसिक्यूशन हुआ, जेल हुआ, फाइन हुआ. दैट इज, यू हैव नो राइट टू ब्लास्फेम or hurt the sentiments of other religions or the followers of other religions. If I am a Muslim, I should respect the religion of Hinduism. If a Hindu is there, he has to respect the religion of Islam. By mutual respect, please remember Ashoka's ruling, Ashoka's principle. क्यों हमने अशोका को हमारे नेशनल फ्लैग में अशोका का स्तंभ है? क्यों? क्योंकि अशोका was a secular leader. Respect the religion of others. Ordained. By doing so, you will guarantee that your own religion will be respected by others. देखिए, minority rights are also very important. What are minority rights? Minority rights are have freedom of religion. एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पे आ गया? प्रॉब्लम इंडिया में आ गया, ये अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैज बीन एक्सप्लेन्ड. फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैज 3 कंपोनेंट्स. फ्रीडम ऑफ रिलीजन के 3 कंपोनेंट हैं. एक है फ्रीडम टू प्रोफेस और नॉट टू प्रोफेस ए रिलीजन. Either you profess or not profess any religion. Second is, if you are professing, you have right to practice your religion. Practice means like a Muslim follows namaz, roja, hajj, all these practices, or you can call them rituals. And the third component, which is there in the Indian Constitution in Article 25 as well as in Universal Declaration of Human Rights, regarding the provision of freedom of religion, is every person has right to change one's own religion. Change मतलब आप अपना रिलीजन छोड़ के दूसरा रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे अशोका ने किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया. चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के राजा थे, चाणक्य ने उनको अपॉइंट किया था. लेटर अपनी लाइफ में उन्होंने कन्वर्ट हो गए दूसरे रिलीजन में, जैनिज्म में चले गए. ही बिकेम जैन एंड गेव थ्रोन टू हिज सन. ही वेंट टू कर्नाटक, जहां पे वो महावीर का जो लॉन्ग स्टैचू है उसके हिल के सामने he died there. Freedom of religion is very much part of Indian culture. Right to change one's own religion. It has not come from the biblical religions only. ये जो मिडिल ईस्ट है वहां पे 3 मेजर रिलीजन्स आए, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म. उसमें कन्वर्शन का प्रॉब्लम प्रोविजन है, क्योंकि हिंदुइज्म में कन्वर्शन का प्रॉब्लम नहीं है. यू हैव टू बी बॉर्न एज ए हिंदू. यू कैन नॉट बिकम ए हिंदू बाय कन्वर्शन. Hinduism is not a proselytizing religion. It is by birth. You become a Hindu by birth. Whereas Buddhism, Jainism believe in conversion also, like the 3 Semitic religions. These are the 3rd generation rights, collective rights, group rights
these should be ensured, guaranteed to manage your own religious affairs like temples, टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, वक्फ कमेटी है। अभी आजकल इंडिया में पार्लियामेंट ने वक्फ बिल पास किया, उस पर बड़ा अपोजिशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको चैलेंज किया गया। एक मिनट साहब, 1 मिनट। हाँ जी पूरन जी, हाँ जी नमस्ते नमस्ते। आप 12:15 पे आ सकते हैं क्या साहब? हेलो हेलो, okay, sorry for disturbance. Now recently the Indian Parliament passed वक्फ बिल पास हो गया। सारे मुस्लिम्स ने अपोज किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया, और many petitions have been filed in the Supreme Court challenging its constitutional validity, like CAA bill, CAA Act, Citizenship Amendment Act, उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। वो 2019 से पेंडिंग है, केस इज पेंडिंग, केस नीड्स टू बी टेकन अप एनी टाइम, द सुप्रीम कोर्ट में टेक अप। 150 पिटिशंस हैं उसके खिलाफ, क्योंकि सिटीजनशिप इज गिवन अंडर दिस न्यू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। Hindus, Christians, Buddhists from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh can be offered citizenship. They can be offered citizenship, whereas the constitution says religion cannot be the criteria to grant citizenship. इसीलिए उसको चैलेंज किया गया। वक्फ बिल को भी चैलेंज किया गया, वक्फ एक्ट को भी चैलेंज किया गया, बिकॉज यू नो आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी आप मैनेज करेंगे, आपके रिलीजियस प्लेसेस, दरगाह, मॉस्क आप मैनेज करेंगे, दूसरी कौम का आदमी मैनेज नहीं करेगा। लाइक हिंदू टेम्पल्स आर मैनेज्ड बाय हिंदूज, सिख गुरुद्वारा इज मैनेज्ड बाय सिख्स, उसमें मुस्लिम मेंबर नहीं होता है, क्रिश्चियन मेंबर नहीं होता है। चर्च में सिर्फ क्रिश्चियंस होते हैं, चर्च के मैनेजमेंट कमेटी में। तो यहाँ पर वक्फ बिल में आपने नॉन मुस्लिम्स को क्यों मेंबर बनाया? दैट इज वन ऑफ द contentions, one of the challenges which has been posed in various petitions. अब ग्रुप राइट्स में आप महिलाओं को देखिए, महिला वुमेन एज ए ग्रुप not only in India but all over the world, पूरी दुनिया में औरतों के साथ। प्लीज राम उदय सर को बोलिए कि म्यूट करने के लिए सर। हेलो सर, कंटिन्यूअसली ये हो रहा है। राम उदय सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आमिर सुहेल, यस आई हैव म्यूटेड सर। बोला जाए सर। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आप अपना माइक म्यूट कीजिए, मेनी पीपल आर irresponsibly behaving. Let's discuss the another group, that is women. Women as a group, women are marginalized, not only in India, not only in Muslim community, not only in Hinduism, but also in Christianity, in all civilizations, all cultures. चाइना में आपको मैं एक वहाँ का मुहावरा सुनाता हूँ, proverb, that proverb is reflecting how Chinese think about women. The wise men in China give an advice to the person who is going to marry. जो बंदा शादी करने जा रहा है उसको बूढ़े लोग एक एडवाइस देते हैं। वो एडवाइस क्या है? लिसन टू दी काउंसिल ऑफ योर वाइफ। आप अपनी बीवी की बात सुनिए, बट एक्ट अगेंस्ट इट, उसके खिलाफ में काम कीजिए। दिस इज ए चाइनीज प्रोवर्ब। इटालियन से एज ए हॉर्स, जैसा घोड़े के लिए लगाम जरूरी है,
वैसे ही औरतों के लिए एक लगाम होना जरूरी है। यू नो दी इटालियंस थिंक अबाउट वुमेन दैट मैनर। ये सऊदी अरेबिया में इस्लाम आने से पहले लड़कियों को जिंदा दफनाते थे। बताइए, जिंदा लड़कियों को दफनाते थे। They were very barbarous. Arabians were very barbarous, very inhuman. If woman is not there, how mankind will survive? New children will not be born. You have to marry a woman only. You can't marry a man, because it is only woman who begets children. All civilization में discrimination था women के खिलाफ. Now, since the 4 world conferences on women, 20th century में 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हुए वुमेन पर, वुमेन के राइट्स पर। पहला मेक्सिको में हुआ 1975 में, दूसरा कोपेनहेगन में हुआ, तीसरा नायरोबी में हुआ 1995 में, चौथा और लास्ट कॉन्फ्रेंस वुमेन पर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस under the auspices of the United Nations took place in Beijing, China. और उसी वक्त 1995 में एक रिपोर्ट आई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वो रिपोर्ट मैं आपको एडवाइस करूंगा, पढ़िए उसको। जेंडर पर है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर है। बड़ी मजेदार रिपोर्ट है, ऑनलाइन अवेलेबल है, इट इज फ्रीली, यू कैन डाउनलोड दैट रिपोर्ट फ्रीली। वो 200-300 पेज की रिपोर्ट को हम एक सेंटेंस में समराइज करते हैं। वो सेंटेंस हमने उसी रिपोर्ट से लिया है, प्रीफेस से लिया है। वो सेंटेंस यूं कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट। हैविंग बुलेट ट्रेन इज नॉट डेवलपमेंट, हैविंग न्यूक्लियर वेपन इज नॉट ए डेवलपमेंट। Human development is more important. That is, you have to invest in the development of human capacities, human capabilities. उनके एजुकेशन पे खर्च करो, हेल्थ पे खर्च करो, लोगों की हेल्थ पे खर्च करो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज डिफरेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, न्यू आइडिया हैज कम, ह्यूमन डेवलपमेंट। अमृत सेन एंड महबूबुल हक गिव दैट आइडिया। 1995 की रिपोर्ट वुमेन पर है। उस रिपोर्ट में एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, इफ नॉट एनजेंडर्ड, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में जेंडर कंपोनेंट नहीं है, इट इज एनडेंजर्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट इफ नॉट एनजेंडर्ड इज एनडेंजर्ड। उसमें 2 शॉकिंग रेवल्यूशंस हमको मिलते हैं। 1995 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2 शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिलते हैं। उसमें एक रिपोर्ट में एक फैक्ट ये कहता है कि पूरी दुनिया में जो काम है, वट एवर वर्क इज देयर इन द वर्ल्ड, 75% ऑफ द वर्क इज एक्चुअली डन बाय वुमेन। मर्द बहुत कम काम करते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब, और से 75% ऑफ द पुअर पीपल इन द वर्ल्ड आर आल्सो वुमेन। अब आप सवाल पूछेंगे, भाई अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर गरीब कैसे हैं? They are poor, women are poor because no salary is given to be a good housewife, taking care of children, cooking food, washing clothes, doing jhadu pocha, being the home minister of home. No salary is paid, no holidays, no paid holidays. सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में पेड हॉलीडेज का कंसेप्ट था, संडे सैटरडे छुट्टी, 8 hours a week, 8 hours a day, 40 hours a week. ILO conventions on labor rights, right to strike. या बीवी राइट टू स्ट्राइक नहीं कर सकती है। बीवी कलेक्टिव बार्गेन नहीं कर सकती कि भैया मुझे आप इतना पैसा दीजिए शॉपिंग को, तभी मैं घर में खाना बनाऊंगी। These kind of discriminations and operations persisted all over the world. ये जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री,
एक्चुअली इट इज हिज स्टोरी, उसकी कहानी, आदमी की कहानी, औरत की कहानी इज नॉट इंक्लूडेड. वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, not historically recorded. That is why this feminist movement started after the Second World War. Now women are empowered, women are having affirmative action, reservation provision in panchayats, urban government, in parliament, in assembly after 2029, क्योंकि नया बिल पास हो गया 2023 में, वुमेन्स एम्पावरमेंट बिल. 5 साल के बाद, 6 साल के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा, तो पार्लियामेंट में आपको 33% वुमेन मिलेंगे. समाज में 51% वुमेन होंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में या इंडस्ट्री में या डिसीजन मेकिंग में, कैबिनेट में आपको 33% या 50% वुमेन नजर नहीं आएंगे. It's a global phenomenon. In fact, 1978 से पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई एजुकेशन नहीं था. गर्ल्स कॉलेज अलग, मेन के कॉलेज, बॉयज के कॉलेज अलग. इंडिया में वी हैड वुमेन प्राइम मिनिस्टर, बट इंग्लैंड में 1978 में वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी. इंडिया में वुमेन, सो मेनी वुमेन आर देयर वाइस चांसलर्स. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो 12वीं सदी में बनी, 12th सेंचुरी में, सिर्फ ओनली इन 2015 में a woman became the vice chancellor of Oxford University. You know, these kind of discriminations are prevalent with regard to women. You may discriminate people on the basis of caste. अभी जो अगला सेंसस होने वाला है वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा. किसकी कितनी भागीदारी है, किस कास्ट के कितने लोग हैं. You know, this caste system is unique for Indian society. Nowhere, anywhere in the world, caste system exists. Only in India, the caste system exists. More than 3,000 castes are there, according to 1931 census report. Now, 2027 census, which will be coming after 17 years, क्योंकि लास्ट सेंसस जो हमारा था 2011 का था, कोविड की वजह से सेंसस नहीं हुआ. इस सेंसस से हमको पता चलेगा किस कास्ट के पास क्या इनकम है, क्या रिसोर्सेस, किसको कितने मिल रहे हैं. इक्विटेबल रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, दैट विल बी लर्न थ्रू द डेटा कलेक्टेड बाय socio-economic data, socio-economic and educational data collected by, you know, compilers of the data of census. Unless you implement rights, have affirmative action, you know, the society cannot be just. There will be tensions in the society. We commit lot of atrocities against scheduled caste, scheduled tribes. उनके कई rights हैं, special rights हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, एट्रोसिटीज होते हैं, छुआछूत हम प्रैक्टिस करते हैं, अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, अनटचेबिलिटी, डोंट टच शूद्रास, चमार्स, लोअर कास्ट पीपल, आउटकास्ट, those who are outside the fourfold caste system. दलित वर्ड यूज किया गया. दलित ये मराठी वर्ड है. दलित मीन्स ऑप्रेस्ड, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यूज होता है. ऑफिशियल नेम शेड्यूल्ड कास्ट है. द कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट वर्ड यूज किया गया है. आप हरिजन भी नहीं कह सकते उनको. आप हरिजन उनको कहेंगे, गांधी जी हरिजन कहते थे. हरिजन मतलब भगवान के बेटे, भगवान उनका फादर है. ये कहना नहीं चाहिए. अगर आप ये कहेंगे तो आपको सजा होगी. क्यों होगी सजा? क्योंकि ओनली साउथ इंडियंस लाइक मी एंड सम ऑफ द साउथ इंडियंस हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कोर्स अंडरस्टैंड देवदासी सिस्टम. एक देवदासी सिस्टम है इंडिया में, साउथ इंडिया में ये फॉलो करते हैं, वेयर ए दलित गर्ल इज मैरिड टू गॉड.
she serves the priests of the temple. Temple priests have right to, have sexual gratification with devdasis. If the children are born out of that, contacts, they were called as Harijan, children of God. It is a derogatory term. Instead of calling them as illegitimate children or bastard, you are giving them a good name, that is Harijan, children of God. That is banned, but it is continuing in 6 South Indian states. Devdasi system. Atrocities are being committed on scheduled castes and scheduled tribes. अब कई एक्ट पास हुए. लास्ट एक्ट जो पास हुआ पार्लियामेंट में 1989 का एक्ट है, बड़ा सख्त एक्ट है. अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब पर एट्रोसिटी करते हैं, पहले अगर कंप्लेंट जाती है तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज नॉट एप्लीकेबल. यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी एप्लीकेबल नहीं होगा. ये मान लिया जाएगा कि आपने सुइसाइड, ये एट्रोसिटी आपने कमिट किया है. आपने एट्रोसिटी नहीं किया है प्रूव करना आपका काम है, प्रोसिक्यूशन का काम नहीं है. नॉन बेलेबल वारंट होगा, बेल नहीं मिलेगी अगर उस पर आप चार्जशीट हो जाते हैं. SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पे होते हैं चार्जशीट, कंप्लेंट आपके खिलाफ दाखिल होती है तो स्पेशल कोर्ट्स आर देयर, यू मे बी सेंट टू जेल. We, despite all these things, we discriminate, scheduled castes. जब ग्रुप राइट्स की बात होती है तो हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं करना चाहिए. मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं और फिर मैं अपना लेक्चर को क्लोज करता हूं. अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसका आंसर देंगे. 1978 में एक इंसिडेंट हुआ. नॉर्थ इंडिया में खूब बारिश हुई, सैलाब आया. एक बस, नदी ओवरफ्लो हो रही थी तो बस नदी में गिर गई. नियर बाई एक चाय वाला था, उसने देखा, सोचा कि भैया लोगों की जान बचाऊं. उसने एक रस्सी फेंकी, कहा कि इस रस्सी को पकड़ के आप ऊपर आ जाइए. नदी से ऊपर आए, पुल पे खड़ा था वो. बड़ा मजेदार हुआ. वो एक ही गांव के लोग थे, हायर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे बस में. हायर कास्ट वालों ने सोचा कि यार लोअर कास्ट वाला भी उसको दलित भी पकड़ेगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने रस्सी को नहीं पकड़ा और फाइनली सब लोग मर गए, डूब के मर गए पानी में. ये एक एग्जाम्पल है हाउ डीप रूटेड आर द कास्ट प्रेजुडिसेस इन इंडिया. 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे. एक जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जब उनका ट्रांसफर हुआ इलाहाबाद में, तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि भैया मेरा पूरा ऑफिस को गंगा जल से साफ करें, धोएं, क्योंकि मुझसे पहले जो जज यहाँ बैठता था वो दलित था. नाउ लुक एट हिज एटीट्यूड. गंगा जल तो पवित्र नहीं है आजकल, इट इज हाईली टॉक्सिक एंड पोल्यूटेड. उस पोल्यूटेड पानी से आपको धोना है ऑफिस को, एंड नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट दैट जज. सपोज ए एट्रोसिटी against scheduled caste, scheduled tribe comes before him, do you think he will do justice? He is prejudiced, he is biased. If the judiciary is not independent, impartial, neutral, you cannot expect justice. और वैसे भी इंडिया में आज की तारीख में लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में टोटल केसेस को कंपाइल करेंगे तो 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है. नंबर ऑफ जजेस आर लेस इन इंडिया in comparison to number of judges per
10,000 people in Europe or in America. यूरोप और अमेरिका में जहां 10 जज होते हैं, वहां पे 1 जज है इंडिया में 10,000 लोगों के लिए। और केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं होते हैं क्योंकि पेंडिंग बहुत है। सारे केसेस खत्म होने में, डिस्पोज ऑफ होने में 150 साल लगेगा। नाउ यू कैन इमेजिन, वी से दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपने कोई केस किया था और आपके मरने के बाद फैसला आया, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट जजमेंट? कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड and government doesn't take action on the perpetrators of human rights violations. Friends, human rights का वायलेशन उसी वक्त कम होगा जब लोगों में एजुकेशन आए, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, राइट्स को जाने, अवेयरनेस आ जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक शादी हो रही थी, गुलबर्गा कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, वहां पे एक शादी हो रही थी और वो मुस्लिम मैरिज थी। शादियां इन इंडिया, शादियों का मजा उस वक्त तक नहीं आता जब तक कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। हर शादी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है डाउरी को लेके। अभी मुस्लिम मैरिज है, मुस्लिम मैरिज में डाउरी नहीं होता है, डोवर होता है। इट इज रिवर्स, जिसको मेहर कहते हैं। डाउरी लड़की वाले लड़के को देते हैं, मेहर लड़का जो है लड़की को देता है। यहाँ पे डाउरी डोवर कितना होना है, अमाउंट कितनी होनी है, इस पे बहस चल रही थी। लड़के वाले कम देना चाहते थे, लड़की वाले ज्यादा मांग रहे थे। 2 घंटे तक लड़ाई चलती रही। ये एक्चुअली ये हुआ है। दिस इज एन एक्चुअल इंसिडेंट। खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाने पे निकाह नहीं हो रहा है, मैरिज सेरेमनी इज नॉट टेकिंग प्लेस, डिले हो गया। एक ओल्ड आदमी ऑडियंस में से, उसको बड़ी भूख लगी थी, उसने कहा कि यार ये लड़का अगर मेहर की अमाउंट नहीं दे रहा है, इलिटरेट इनोसेंट आदमी, उसने कहा कि भाई लड़का नहीं दे रहा है तो मैं ही दे देता हूं ये अमाउंट, निकाह जल्दी से करवा दो और खाना खाने चलते हैं। He said it innocently because he was not knowing, he was not aware of the fact of the rule that only husbands have to give meher. It's a kind of security amount in case of divorce. It has to be paid in cash. It has to be given in the form of jewelry. This awareness is very important. Unless you are aware of your rights and your duties, rights cannot be enforced. Friends, these were some of my thoughts on the topic human rights. You can ask if you have any question on today's topic or on the entire course which we are going to have for the next 4 weeks on different themes like how to prepare a research proposal, where to apply for fundings, how to prepare your lectures, the art of lecturing, how to writing tool techniques, the rules and regulations of writing, stress management, counseling, leadership qualities. All these topics, all the modules will be covered, and I hope you will benefit by attending this course and you will be enlightened. मैं खुद एक डिजिटल कंपाइलेशन करूंगा. We will ask every resource person to share their PPT as well as their publication on the topic on which they are delivering lecture, so that you will have on your laptop at least 10, 15, 20 good articles based on data, facts, figures, so that you can utilize them in your future research, teaching,
capacity building, capability building. That is what is the objective of human development. हमारा ऑब्जेक्टिव है आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो. The nuances of these pedagogical tools will be made acquainted to you by expert resource persons through the lecture. I will advise every resource person to speak for 1 hour 10 minutes and devote at least 20 minutes for question answer. It has to be interaction between you and us. It should not be one-way process. Knowledge does not grow from one side. You are as learned, as rich, as experienced as we are. We have to get benefited from each other's interactions. Thank you, friends. We will have 15 minutes tea break, but if there are some 1 or 2 questions, you can ask. Any questions? Sir, good afternoon, sir. Yeah, Sir, good afternoon. actually, I just wanted to know, like this is for the FIP especially. Whatever assignment will be provided up, is it to be typed or it is to be handwritten? That is one. That was one of my questions, sir. These days, everyone is having a laptop. Yeah. And it is better to do the work on laptop because you can keep on revising. Yes, yes, sir. You can keep on editing. You Yes, can yes. keep on improving your English Mhm. and the construction of the sentences. Okay. वो handwritten में वो नहीं कर सकते है ना. हाँ हाँ. Handwritten में बार बार काटना पड़ेगा, दोबारा फेयर कॉपी बनानी पड़ेगी. Correct. Here you can change any time. Okay, okay. Or why not make use of this tool? Yes, sir. और Actually, दूसरा, हाँ. हाँ, any other question? So I was also in the same favor only. Like it would be good that is if like I'm not like I don't know about the other people, but I'm actually comfortable with the laptop. Another thing is that is the video presentation. Is it to be made every day? मतलब every day हर दिन का हमें कोई video presentation बनाना है क्या? कि एक specific week में हमें दिया जाएगा उसके हिसाब से हमको ना मेरे ख्याल में specific week में दिया जाएगा. Okay, okay. Because that presentation is a specific week. I was looking at last year's schedule. 2024 का शेड्यूल मैं ऐसा करता हूं कि उस शेड्यूल को इस साल का शेड्यूल आपके पास है? हाँ, शेड्यूल तो दिया है सर. उसमें between sir, sorry to interrupt उसमें you. 4th column. Hello. Yes, मजर साहब बताइए. Sorry to interrupt you in between. Somebody was talking about teacher presentation now. Yeah. Okay. Thing is that in schedule we have mentioned the date, means the time. Schedule में dates हैं 4th column, 4th session. But within 2 or 3 days, all the assignments will be given in the Google Classroom. Okay. So it depends upon you. कि आप जो भी टॉपिक उसमें दिया होगा या होगा वो आपको अपलोड उसको बना करके अपलोड करना है, वो एनी टाइम कर सकते हो. Okay. नहीं, मेरा सवाल था सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा सवाल ये था कि ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन है वो क्या हर दिन हमें मिलने वाला है कि वीक में एक? नहीं, मैं आपको बताना तो चाह रहा हूँ सर, एक वीडियो बताएंगे खुद सब कुछ. Okay. एक वीडियो बनाना है आपको अपने टॉपिक पे, एक वीडियो बनाना है आपके चॉइस के टॉपिक पे, उसको अपलोड कर देना है. वो 5 से 7 मिनट का होना चाहिए. उसमें आप पीपीटी भी डाल सकते हो. रोज कैसा जैसा सिस्टम कुछ नहीं है कि रोज एक पीपीटी, रोज एक वीडियो प्रेजेंटेशन देना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हर बंदे को एक ही प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन